आज हम कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना, टाइमलेस रचना, एक कहानी है कफन, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। 1936 में पहली बार कफन प्रकाशित हुई और पढ़ी गई। ऐसा माना जाता है कि कफन मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना है। कालजयी रचना हम उस रचना को कहते हैं जिस पर समय का, काल का कोई प्रभाव ना पड़े और वो प्रेजेंट टाइम तक रिलेवेंट रहे, प्रासंगिक रहे। ऐसी रचना को हम कालजयी रचना मान लेते हैं। अब मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है कि मुझे देखने वाले बहुत से लोग हैं, वो इस कहानी में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में कभी ना जिए हों। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपने अपने समाज में ऐसे सिचुएशन में बहुत से लोगों को देखा होगा और आप उन्हीं की संवेदनाओं को लेकर आप इस कहानी को समझेंगे तो शायद मेरे साथ आप उस संवेदना में डूब पाएंगे जो मुंशी प्रेमचंद चाहते थे। मैं बिना समय बर्बाद किए इस कहानी पर आता हूं। इस कहानी में आपको तीन पात्र समझने को मिलेंगे। एक है घीसू। घीसू पिता है, लगभग 60 वर्ष की उम्र है और ये शूद्र जाति से हैं। उस समय जातिवाद बहुत ज्यादा था, आज भी हालांकि कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इनके पुत्र हैं माधव और माधव की पत्नी है बुधिया। अभी तीनों कैरेक्टर बीच बीच में आएंगे तो आप यहां से इसको कनेक्ट कर लीजिए, मैंने लिख के रखा है ताकि आप इनके कैरेक्टरों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं कहानी पर चलता हूं, आप शब्दों को देखिए और उस कहानी की संवेदना में मेरे साथ डूबने का प्रयास करें। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अलाव मतलब आग जल रही है, सर्दियों का, जाड़ों का समय है। बाप बेटा दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाए, वो भी बुझ सी रही है, उसके सामने बैठे हुए हैं। और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही है। इसका मतलब है कि जो बुधिया है उसको बच्चा होने वाला है, प्रसव पीड़ा हो रही है और बाप बेटा मतलब घीसू और माधव झोपड़े के बाहर बैठे हैं अलाव के पास में। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। बुधिया प्रसव पीड़ा में इतनी चिल्ला रही है, इतनी दर्द भरी आह निकाल रही है कि बाहर बैठे बाप बेटे का कलेजा थम सा जाता था। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। सर्दियों की रात थी, अंधकारमय रात थी और सारा गांव एकदम सो रहा था, शयन में था। घीसू ने कहा, मालूम होती है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते तड़पते हो गया है, जा देख तो आ। तो घीसू अपने पुत्र माधव से कह रहा है कि मुझे लगता है कि बहू बचेगी नहीं, पूरे दिन से तड़प रही है, एक बार जाके देख ले। माधव चिढ़कर बोला, माधव मतलब लड़का है, चिढ़कर बोला, मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूं। अब माधव अपने पिता घीसू से कह रहा है कि मरना ही है तो जल्दी मर जाए। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, आप आगे कहानी में चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। एक घीसू कह रहा है पुत्र से कि मुझसे उसका हाथ पर पटकना और तड़पना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो आधे घंटे चिलम पीता, इसलिए इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। ये दोनों बड़े आलसी थे, माधव और घीसू। इतने आलसी थे कि अगर किसी को बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो वो इन दोनों को बुलाएगा और काम एक व्यक्ति का ही हो पाएगा। माधव भी आध घंटे काम करता था, आध घंटे चिलम पीता था, इसलिए पूरे गांव में बदनाम थे, इनको कोई काम नहीं देता था। अगर इनके घर में मुट्ठी भर अनाज भी होता था ना तो ये काम करने में नहीं जाते थे। काम करने की क्या जरूरत है, अनाज तो है। जब 2-4 फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच देता। 2-4 फांके का मतलब है 2-4 दिन भूखे निकल जाते। तो क्या करते थे, पेड़ पे चढ़कर लकड़ी तोड़ी और लड़का गया मार्केट में बेच दिया, कुछ पैसा उसको मिल गया। जब तक पैसे रहते थे दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते थे। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे।
मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब दो आदमियों के काम से एक आदमी का काम पाकर भी संतोष पाना हो। मैंने अभी कहा था गांव में बिल्कुल काम की समस्या नहीं थी, अब तो गांव किसानों का था, बहुत काम थे, लेकिन इनको तभी लोग बुलाते थे जब दो आदमियों से एक व्यक्ति का काम लेना हो, इतने आलसी थे। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत ना होती। ये व्यंग है, तगड़ा व्यंग है आलसियों पर। वो कह रहे हैं कि इनमें संयम और संतोष गर्भ से ही उत्पन्न हुआ है। ये साधु बन जाते तो इनको ध्यान व्यान नहीं लगाना पड़ता धैर्य के लिए और संतोष के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, इनकी प्रकृति में ही वो था। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीतरों से अपनी नंगता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते थे, मार भी खाते थे, मगर कोई गम नहीं था। दिन इतने कि माँ वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर दे देते थे। बेचारे इतने हो गए थे कि लोगों को पता था कि इनको हम पैसा दे देंगे, लौट कर नहीं आएगा, लेकिन क्या था कि संवेदना के तहत लोग इनको पैसा दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से टमाटर या आलू उखाड़ लाते थे और भून भान कर खा लेते थे, या 10-5 रुपए ऊख उखाड़ लाते थे और रात को चूसते थे। अब इनका खाना कैसे चलता था, तो दूसरों के खेतों में आलू और टमाटर लगे होते तो वो उखाड़ लाते थे और उनको भूनते थे और खा लेते थे। या फिर ऊख मतलब गन्ना, किसी के खेत में जाते थे चुपके से और गन्ना तोड़ लाते थे और गन्ना चूस के सो जाते थे। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था। मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि घीसू ने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही गुजार दी और बेटा भी कम ना था, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा था, वो भी बिल्कुल उसी प्रवृत्ति पर, उसी मनोवृत्ति पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम तो और उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से औरत आई थी उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोखज भरती रहती थी। जब से वह आई है यह दोनों और भी आराम तलब हो गए। क्या कह रहे हैं कि घीसू की जो पत्नी है, माधव की जो माता है, वो तो बहुत साल पहले ही खत्म हो गई थी। माधव का पिछले ही साल विवाह हुआ था। वो इतनी कर्मठ थी कि वो कैसे ना कैसे मेहनत करके इन दोनों का पेट भरती थी, और जब से वो आई थी तब से तो ये और आलसी हो गए थे। क्यों? क्योंकि पेट भर रहा है बैठे बैठे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोया जाए। अब देखिए आलसपन का कितना बड़ा आपको नजारा दिखेगा, बेदर्दी का या बेरहमी का, कि इंतजार कर रहे हैं कि वो मर जाए तो हम आराम से सो जाएं। यीशु ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो कोई ओझा भी 1 रुपये मांगता है। यीशु ने अपने पुत्र से कहा, आलू छीन रहा है क्योंकि खा रहे हैं, वहीं अलाव के पास में खा रहे हैं बैठकर, भूखे होंगे कई दिनों से। माधव से कह रहे हैं एक बार जाके देख तो ले, कोई भूत प्रेत चुड़ैल तो नहीं लग गई है। तो माधव कहता है कि अगर वो भी लगी होगी तो यहाँ के तो जो ओझा हैं झाड़ फूंक करने वाले, वो भी इसको भगाने का 1 रुपये मांगते हैं। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि घीसू कह रहा था माधव से बार बार कि बहू को जाके देख ले, लेकिन माधव क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि उसको डर था कि पिताजी कहीं आलू का बड़ा भाग साफ ना कर दें, क्योंकि वैसे ही 3 दिन से भूखे हैं, वो पूरा आलू खा जाएगा तो ये बेचारा फिर भूखा मरेगा। इसलिए उसने कहा, पत्नी को मरने दो, मैं आलू खाता हूं। डर किस बात का, मैं तो यूं ही हूं, तो तुम ही जाकर देख लो ना। माधव अपने पिता से कहता है, मेरी औरत जब मरी थी, एक घीसू कह रहा है, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देखेगी तो खुलकर हाथ पैर भी ना पटक सकेगी। यीशु ना जाने का बहाना बता रहा है
कि जिसने मुझसे पर्दा की है, हमेशा चेहरा ढका है, आज मैं उसका उधड़ा हुआ बदन कैसे देख लूं। जब मेरी पत्नी मरी थी, मतलब माधव की मां मरी थी, तो मैं 3 दिन तक नहीं हिला था, और तू कितना बेदर्द है कि उसके पास नहीं जा रहा है। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल तो कुछ भी घर में है नहीं। यीशु कहता है सब कुछ हो जाएगा, भगवान देते। जो लोग अभी तक 1 पैसा नहीं देते थे, वे कल बुलाकर पैसे देंगे। मेरे 9 लड़के हुए हैं, घर में कुछ भी ना था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार कर ही दिया। यीशु बार बार अपने पुत्र को यह समझाता है कि चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब आ जाएगा, लोग फिर पैसे उधार दे देंगे, हालांकि मुझे दिया ही है। अब यहां से आप उस समय के समाज का हाल देखिए कि जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि उस समाज में जो दिन रात मेहनत कर रहे थे किसान, उनकी हालत और घीसू माधव की हालत में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे, कहीं संपन्न ज्यादा थे। अब यहाँ पर जमींदारी साहूकारी पर चोट कर रहे हैं कि उस समय जो किसानों की दुर्बलता का लाभ उठाना जानते थे, ब्याज से पैसा देते थे, जमीन हड़प लेते थे, वो ज्यादा संपन्न थे मेहनत करने वाले किसानों से। वहां इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार समूह में टून में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सिक मंडली में जा मिला था। और मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि घीसू माधव किसानों से ज्यादा विचारवान था। क्यों? क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी स्थिति घीसू की स्थिति से ज्यादा अच्छी नहीं है। तो घीसू अच्छा था कि वो बैठकबाजों के साथ बैठता था, कोई काम करता नहीं था, पैसा आ ही जाता था। अब होता क्या है कि घीसू की जो बहू है बुधिया, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। बाहर बैठे बैठे आलू छील रहे थे, आलू खा रहे थे, लेकिन दोनों को इतना सब्र नहीं था कि आलू ठंडा हो जाए फिर खाएं, भूखे थे। तो बाहर से तो उनको आलू ठंडा लगता था, लेकिन गरम गरम खा लेते थे, वो दांत के नीचे पड़ता था तो बहुत गरम, और ऐसा ही निगल जाते थे।